इजिप्ट के असवान शहर में एक फैमिली अपनी कार में हंसती खेलती हुई कहीं जा रही थी और वो सब काफी खुश थे। लेकिन एक चीज थोड़ी अजीब थी। पूरे रास्ते जहाँ सब लोग काफी खुश नजर आ रहे थे, वहीं माँ के चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन दिखाई दे रही थी। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो उनका मूड पूरी तरह से बदल जाता है, क्योंकि उनका पालतू पक्षी अजीब तरह से घायल था और अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। इस पक्षी के मरने से दोनों पति पत्नी काफी टेंशन में आ जाते हैं। माँ अपने दोनों बच्चों से यही रुकने को बोलकर वो दोनों घर के नीचे बने एक सेलर में जाते हैं, जहाँ एक अजीब सा काले रंग का पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर होता है। ऐसा लग रहा था जैसे इनका घर एक जमीन के अंदर दबी हुई पिरामिड के ऊपर बना हो, और वहीं से एक रास्ता खुलता है बेसमेंट जैसा, जहां से होकर वो दोनों नीचे की तरफ जाते हैं, जहां ब्लैक बेसॉल्ट से बना एक सार्कोफेगस रखा हुआ था। उन दोनों के चेहरे पर किसी चीज का डर साफ दिख रहा था। उसका पति पूछता है कि हमें ये पता कैसे चलेगा कि अब वक्त आ चुका है। वो कहती है कि इसे खोलकर। अब वो लोग एक लीवर की मदद से उसको थोड़ा सा खोलते हैं, और जब वो औरत उसमें झांकती है तो उसमें से एक फूंक आती है और वो दिया बुझ जाता है और अंधेरा हो जाता है। वो तुरंत उस दिए को फिर से जलाती है। उसका पति पूछता है कि क्या वो जग गया है। वो ना कहती है, लेकिन तभी वो मम्मी अंदर से गुर्राती है और वो चैन टूट जाती है, जिससे वो पत्थर बंद हो जाता है। लेकिन एक चैन उसके पति के गले में घुस जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है, और उस पत्थर के अंदर से ठक ठक की आवाज आती है। वहीं से कहानी शिफ्ट होती है काहिरा शहर में, जहाँ एक खुशहाल फैमिली रहती है। चार्ली जो कि एक न्यूज रिपोर्टर है, उसकी पत्नी लारिसा जो कि प्रेग्नेंट है, और उनके बच्चे केटी और सेबेस्टियन। बाप और बेटी एक दोस्त की तरह रहते हैं, लेकिन इन्हें अंदाजा भी नहीं कि अब कौन सी मुसीबत इनके पास चलकर आने वाली है। एक दिन सेबेस्टियन अपनी बहन केटी की डॉल को पैराशूट लगाकर छत से नीचे कूदा देता है, जिससे वो डॉल टूट जाती है और केटी नाराज हो जाती है। उसका पिता चार्ली उसको वो डॉल ठीक करके देता है, लेकिन फिर भी वो नाराज थी और गुस्से में घर के पीछे बने अपने गार्डन में जाकर खेलने लगती है। लेकिन यहीं से कहानी अब एक रहस्यमयी मोड़ लेने वाली है। जब केटी खेल रही होती है, तभी एक औरत आती है और वो केटी से बातें करने लगती है। केटी कहती है कि लायला कहाँ है और आप कौन हो। वो औरत कहती है कि उसका पेट दुख रहा है, इसलिए आज मैं आई हूँ। ऐसा लगता है कि ये औरत काफी दिन से केटी के संपर्क में थी। वो उसको मैजिक दिखाती है, जिससे केटी काफी इंप्रेस हो जाती है और वो उसको चॉकलेट भी देती है। आखिर में वो उसे एक सेब देती है और एक मंत्र पढ़ती है, जिससे उस सेब में से एक कीड़ा निकलकर सीधा केटी के मुंह के अंदर चला जाता है और केटी वहीं चौक हो जाती है। इधर उसका पिता उसकी मॉम से बात कर रहा होता है, तभी उसको केटी की अलमारी में रखे हुए चॉकलेट के ढेर सारे रैपर्स दिखते हैं। उसे ये काफी अजीब लगता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि इतने सारे चॉकलेट केटी को कौन दे रहा है। वो कहती है कि मुझे तो नहीं पता। फिर वो अपने बेटे सेबेस्टियन से पूछता है तो वो बताता है कि ये सब उसकी दोस्त देती है उसको, गार्डन के दूसरी तरफ से। ये सुनकर उसको काफी अजीब लगता है और वो केटी को ढूंढते हुए गार्डन की तरफ भागता है, पर केटी उसे वहां नहीं दिखती, लेकिन उसे वहां जाली टूटी हुई दिखती है। अब वो तुरंत चौकन्ना हो जाता है और केटी को ढूंढते हुए इधर उधर भागने लगता है, लेकिन केटी का कोई पता नहीं चल रहा था। और उसी समय पूरे शहर में रेतीली तूफान भी आ चुकी थी। तभी उसे एक औरत केटी को लिए दूर भागती हुई दिखाई देती है। अब वो तुरंत उसके पीछे भागता है, लेकिन रेतीली तूफान अब इतनी तेज हो चुकी थी कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और पलक झपकते ही वो औरत भी गायब हो चुकी थी। इधर चार्ली अपनी बेटी को ढूंढता रहा, लेकिन केटी नहीं मिली। इसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी के किडनैप होने की कंप्लेन लिखवाते हैं, लेकिन जो सीनियर डिटेक्टिव होता है उसको ऐसा लगता है कि इन दोनों ने खुद ही अपनी बेटी को गायब किया होगा या मार दिया होगा और यहाँ झूठी रिपोर्ट लिखवाने आ गए हैं। ये सब वो अपनी जूनियर डिटेक्टिव जाकी से दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहा था, लेकिन चार्ली को वो लैंग्वेज समझ आ रही थी और वो काफी भड़क जाता है और जल्दी से अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कहता है। जूनियर डिटेक्टिव जाकी को इनकी बातें सच लग रही थी। अब 8 साल बीत जाते हैं और अभी तक ये दोनों अपनी बेटी को याद करते रहते हैं, लेकिन अपना दुख अपने बच्चों को नहीं दिखाते। इनका बेटा सेबेस्टियन अब काफी बड़ा हो चुका है और लारिसा ने एक बेटी को भी जन्म दिया होता है, जिसका नाम मॉड है, और अब ये फैमिली न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क शहर में रहते हैं। इनके साथ लारिसा की माँ कार्मेन भी रहती है, जो कि काफी धार्मिक है और कैथोलिक धर्म को मानती है। अब यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। अस्वान डेजर्ट के अंदर एक लड़का अपनी साइकिल की चैन ठीक कर रहा होता है, तभी दूर उसके पीछे एक धमाका होता है। वो वहां जाकर देखता है तो वहां एक छोटा सा प्लेन क्रैश हो चुका था और उसके दोनों पायलट बुरी तरह से जख्मी होकर मर चुके थे, और उसके पास ही एक बड़ा सा काले रंग का सार्कोफेगस पड़ा हुआ था। अब तुरंत इसकी रिपोर्ट अथॉरिटीज को दी जाती है और 2 आर्कियोलॉजिस्ट उस सार्कोफेगस को खोल चुके थे, और जब वो मम्मी के मुंह पर से पट्टी हटाते हैं, उसके कुछ ही सेकंड बाद उस मम्मी के मुंह से एक कीड़ा निकलता है और वो बहुत तेज तड़पने और चिल्लाने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जिंदा बच्ची को मम्मी की तरह लपेट कर इस सार्कोफेगस में दफनाया गया था, और बहुत वक्त के बाद उसने पहली सांस ली हो। इधर चार्ली अपनी
फैमिली के साथ पिकनिक पर होता है और बच्चों के साथ हंस खेल रहा होता है। लेकिन अब यहाँ उन्हें कुछ ऐसा पता चलने वाला था जिसकी तलाश वो सालों से कर रहे थे। उन्हें यूएसए के एम्बेसी से कॉल आता है और बताया जाता है कि आपकी बेटी मिल चुकी है। ये सुनते ही उनके कान खड़े हो जाते हैं। वो दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर उनसे कहता है कि आप जो अभी देखने वाले हैं उसके लिए आपको अपना दिल मजबूत करना होगा, क्योंकि केटी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी स्किन बहुत ही खराब हो चुकी है और वो अचानक से बेकाबू हो जाती है, जिसके लिए उसे इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। इसके बाद जब वो केटी को देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी पूरी स्किन इस तरह खराब हो चुकी थी जैसे कई सालों तक उसने धूप न देखा हो। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उनका दिल थम जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि केटी की ऐसी हालत आखिर हुई कैसे। वहीं हॉस्पिटल में वो 8 साल पहले वाली डिटेक्टिव जाकी भी आई होती है और वो बताती है कि आपकी बेटी एक काले रंग के ताबूत में थी जब प्लेन क्रैश हुआ, और ये ताबूत एक ज्वालामुखी के पत्थर से बना है जो कि 3000 साल से भी पुराना है। चार्ली पूछता है कि हमारी बेटी इस ताबूत के अंदर पहुंची कैसे, लेकिन डिटेक्टिव जाकी के पास अभी इसका कोई जवाब नहीं था। चार्ली पूछता है कि क्या तुम हमारी बेटी के मुजरिम को ढूंढने की पूरी कोशिश करोगी। जाकी हाँ कहती है। अब वो केटी को घर लेकर आते हैं, जहाँ मॉड अपनी नई बहन से मिलकर खुश थी, लेकिन सेबेस्टियन वहीं साइड में खड़ा उसको देख रहा था। सब लोग केटी को देख रहे थे और उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन केटी बस एक जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी। उसके मुंह से एक शब्द अभी तक नहीं निकला था, बस वो अपनी आंखें हिला पा रही थी। वहीं लारिसा की माँ कार्मेन केटी के लिए प्रेयर कर रही थी, लेकिन तभी केटी को अचानक से दौरा पड़ने लगता है और कार्मेन के फेस पे अपना सिर जोर से मार देती है। तभी उसकी माँ उसको काबू करने के लिए उसे तुरंत इंजेक्शन लगा देती है। इसके बाद रात हो जाती है और सब लोग सो जाते हैं, लेकिन चार्ली को नींद नहीं आ रही थी। वो बस अपनी बेटी के बारे में सोच रहा था। फिर वो उठकर केटी को देखने जाता है तो केटी अपने रूम में नहीं थी। वो लारिसा से पूछता है पर वो भी नहीं जान पाती कि अचानक से वो कहाँ गायब हो गई। इधर छोटी मॉड अपने भाई के रूम में सोने के लिए आ जाती है क्योंकि उसको डर लग रहा था। तभी उनको दीवार के अंदर से खटपट की आवाज आने लगती है और लारिसा और चार्ली भी आ चुके थे। जब वो वहां से दीवार के अंदर घुसते हैं तो उन्हें केटी भागते हुए दिखाई देती है। इतना तेज भाग रही थी कि वो दोनों उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब तक वो हिल भी नहीं पा रही थी, पर अब उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई। लेकिन एक चीज और भी अजीब थी। वो देखते हैं कि केटी एक बिच्छू को पकड़ के खा रही है। वो उसको बड़ी मुश्किल से पकड़ते हैं और उसको उल्टी करवाते हैं। इसके बाद एक दिन जब केटी की माँ उसके बड़े नाखूनों को काट रही थी, तभी उसकी स्किन एक छिलके की तरह उतर जाती है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है, लेकिन केटी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे कोई नई चीज मिल गई हो। लेकिन फिर वो अचानक से इधर उधर भागने लगती है। चार्ली उसके पीछे भागता है, लेकिन वो देखता है कि केटी एक बार से उस जगह को बुरी तरह से जख्मी कर रही थी जहाँ से उसकी स्किन अभी अभी उतरी है। ये सीन देखकर तो वो भी दहल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज को खरोंच कर निकालने की कोशिश कर रही हो, और शायद इसी वजह से हॉस्पिटल में भी इसने खुद को खरोंचें लगाई थी, जिसको डॉक्टर्स बस ट्रॉमा की वजह बता रहे थे। इसके बाद लारिसा उसकी पट्टी कर रही होती है। तभी चार्ली कहता है कि हमें कुछ समय के लिए केटी को कहीं और रखना चाहिए, वरना वो खुद को नुकसान पहुंचाती रहेगी। लेकिन इस बात पर लारिसा गुस्सा करने लगती है। चार्ली को यह समझ आ रहा था कि लारिसा उससे नाराज है, क्योंकि उसे हमेशा से यही लगता है कि केटी के इस हालत की जिम्मेदार चार्ली है, क्योंकि वो उस दिन घर पर था जिस दिन केटी किडनैप हुई और उसने केटी को नहीं बचाया। वो कहता है कि उस दिन मैं घर पर था जब वो किडनैप हुई, लेकिन बाकी के दिन तो तुम ही उसके साथ रहती थी, तो तुम्हें उस दोस्त के बारे में क्यों नहीं पता चला जो केटी को हमेशा से चॉकलेट दे रहा था। इस बात पर लारिसा और भी चार्ली से नाराज हो जाती है और अब वो जाकर केटी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन केटी उसके मुंह पर ही थूक देती है। इधर चार्ली को केटी के व्हील चेयर पर उसकी उखड़ी हुई स्किन मिलती है, लेकिन थोड़ा नजदीक से देखने पर वो स्किन काफी अजीब लग रही थी। ध्यान से देखने पर उसमें कुछ लेयर्स नजर आ रहे थे, और जब वो लेयर्स हटाना शुरू करता है तब वो और भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें से कई सारे लेयर्स निकल चुके थे और ये बिल्कुल किसी कागज या पतले कपड़े जैसे दिख रहे थे। लेकिन और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि हर लेयर पर कुछ खास तरह के कोड या स्क्रिप्ट्स लिखे हुए थे। उसे बस यही समझ आया कि ये इजिप्शियन हीरोग्लिफिक है, पर ऐसी लैंग्वेज आज तक किसी ने नहीं देखी। वो काफी कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पर चार्ली के मन में हर पल ये सवाल चलता रहता कि आखिर उसकी बेटी के साथ हुआ क्या है और उसकी ये हालत किसने की है। वो जल्दी एक आर्कियोलॉजिकल प्रोफेसर के पास जाता है और उनसे इसके बारे में जानने की कोशिश करता है। शुरू में तो वो चार्ली को टाइम नहीं देना चाहते थे, लेकिन उसे सीरियस देखकर उसकी हेल्प करने का सोचते हैं। वो बताते हैं कि ये कोई हीरोग्लिफिक्स नहीं है, ये एक हायराटिक है, सबसे पुरानी और पहली कर्सिव स्क्रिप्ट। उनको इसे पढ़ने के लिए और टाइम चाहिए था। तब तक चार्ली घर आ जाता है और उसी दिन अपनी बेटी के पास बैठा होता है। तभी उसकी बेटी अपने दांत किटकिटाने लगती है, पर चार्ली के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसने गौर किया कि केटी अपने दांतों को उसी मोर्स कोड में किटकिटा रही थी जिस मोर्स कोड में सालों पहले केटी और चार्ली आपस में खेल खेलते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मोर्स कोड के जरिए कुछ बताना चाह रही हो। वो तुरंत एक पेन और पेपर लेता है और उसके दांत किटकिटाने के पैटर्न को ड्रॉ करने लगता है, और जब वो मोर्स कोड को लिखता है तो उसे बार बार एक ही शब्द मिलता है, लायला।
अब वो तुरंत डिटेक्टिव जाकी को कॉल करता है और उसको ये नाम बताता है। वो कहती है कि इजिप्ट में लायला नाम की तो बहुत लड़कियां हैं, तुम उसका पूरा नाम बताओ। लेकिन चार्ली को बस लायला ही पता था। जाकी कहती है कि याद करो, कोई लायला नाम की तुम्हारे रिश्तेदार में हो या फिर किसी लायला नाम की लड़की का तुम्हारे घर आना जाना था। लेकिन चार्ली को ऐसा कुछ नहीं पता था। लेकिन तभी वो केटी की सभी चीजों को ध्यान से चेक करने लगता है और बहुत देखने के बाद उसे एक कार्ड मिलता है जो कि किसी लैला खलील के द्वारा भेजा गया था और उस कार्ड के ऊपर वही चॉकलेट के रैपर का फिगर था जो कि 8 साल पहले केटी की अलमारी में मिला था। कार्ड के ऊपर लिखा था कि यू आर स्वीटर देन दिस चॉकलेट और अंदर लिखा था कि केटी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मुझे दुख है कि केटी के साथ ऐसा हुआ। अब चार्ली के हाथ एक सुराग लग चुका था जिसकी मदद से वो अपनी बेटी के मुजरिम को ढूंढ सकता था। लेकिन सबसे पहले ये पता लगाना था कि ये लैला खलील है कौन। अब वो तुरंत इस लैला खलील नाम के बारे में और इस कार्ड के बारे में डिटेक्टिव जाकी को बताता है और जाकी इस कार्ड पर लगे स्टैंप से पता लगा लेती है कि ये मेल इजिप्ट के असवान शहर से आया है और वहाँ बस एक ही पोस्ट ऑफिस था और ऐसे में जाकी का उस जगह का पता लगाना काफी मुश्किल था कि ये लेटर कहाँ से आया था। लेकिन वो प्लेन क्रैश वाले इलाके के अगल बगल चेक करवाती है तो एक जगह पर फलों का खेत दिखता है जो कि उस रेगिस्तान में होना काफी अजीब था और याद भी आता है 8 साल पहले किडनैप होने से पहले किसी ने केटी को एक सेब दिया था, तो हो न हो वो लेटर उसी जगह से आया होगा। अब वो तुरंत असवान के उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर ने चार्ली को मिलने के लिए बुलाया होता है इस स्क्रिप्ट के बारे में बताने के लिए। वो बताते हैं कि जैसा मैंने सोचा था ये लिपि वाकई में एक हायराटिक है जो कि कुछ खास तरह के रिचुअल के लिए इस्तेमाल होती थी। ये जो 60 टुकड़े हैं इस पर किसी लंबी कहानी के हिस्से हैं जिसे मैं समझ नहीं पाया। लेकिन फिर मेरी नजर इस लफ्ज पर पड़ी जो कि बार बार दोहराया गया है, नस्मरेनियन। चार्ली पूछता है कि ये नस्मरेनियन क्या है। वो कहते हैं कि क्या नहीं, ये पूछो कि कौन है। फिर वो एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जो कि प्राचीन इजिप्ट में शैतानों के इतिहास पे हुए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की थी जो कि काहिरा की अल अजहर यूनिवर्सिटी से थी। एक अंधेरी ताकत से लोग उस दौर में भी डरते थे जब डर को बयान करने के लिए अल्फाज तक नहीं थे। नस्मरेनियन जिंदा लोगों की दुनिया में साये की तरह घूमता था। उसे मजा आता था लोगों के घर को बर्बाद करने में। उसे मजा आता था बाप बेटे को लड़ाने में और माओ को अपने ही बच्चों को दफनाने पर मजबूर करने में। एक बीमारी की तरह वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता था। कभी कान में फुसफुसाहट बनकर, कभी शक का एक छोटा सा बीज बोकर वो खानदानों को बर्बाद कर देता था। कई घर, पूरे के पूरे गांव तबाह हो जाते थे पर किसी को वजह समझ ही नहीं आती थी। वो अपने दौर का सबसे खूंखार शैतान था। लेकिन फिर 2000 ईसा पूर्व आने तक वो घटने लगा। न किस्सा न कोई कहानी, बस एक ऐसा अफवाह सामने आया कि नस्मरेनियन को किसी प्राचीन रस्म से बांध दिया गया है। नस्मरेनियन को किसी प्राचीन रस्म से बांध दिया गया है। प्रोफेसर बताते हैं कि ये टुकड़े आपको जहां भी मिले हैं इसमें हिफाजत के अल्फाज हैं इस शैतान को कैद रखने के लिए और इसको किसी खास चीज पर लिखकर उस इंसान के शरीर में कई बार लपेट दिया जाता है जिसमें ये शैतान घुस चुका है ताकि वो शैतान उसके अंदर ही कैद रहे। अब चार्ली को लगने लगता है कि कहीं उसकी बेटी के शरीर में वही शैतान तो नहीं है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव जाकी असवान के उस जगह पर पहुंच चुकी थी जहां पर उसे फलों के खेत के बारे में पता चला था। उसे वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है जिस पर लिखा था डोंट फ्लड आवर वैली। उसे वहां पर एक नीले रंग का घर भी दिखाई देता है लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। जाकी अब गन लेकर अंदर जाती है लेकिन अंदर इस वक्त कोई नहीं था। लेकिन वहां कुछ ऐसी चीज मौजूद थी जो किसी आम इंसान के समझ से बाहर की थी। जैसे ही जाकी घर के अंदर जाती है उसे वहां वही पिरामिड दिखता है जो कि हमने शुरुआत में देखा था। लेकिन जाकी ने कभी ऐसी चीज किसी घर के अंदर नहीं देखी। वो इसे समझने की कोशिश ही कर रही थी तभी उसका पैर एक लोहे की चैन से लग जाता है और वो अंदर जाने का रास्ता भी दिख जाता है। अब वो वहां से अंदर की तरफ जाने लगती है पर उसे अंदर का माहौल काफी अजीब लग रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चीजें क्या और किस लिए हैं। लेकिन तभी उसकी नजर नीचे पड़ती है जहां पर एक ताबूत का निशान बना हुआ था और वो उसी सार्कोफेगस के जितना बड़ा निशान था। जाकी को अब लगने लगता है कि हो न हो वो सार्कोफेगस यहीं रखा हुआ था जिसको प्लेन से कोई ले जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन रास्ते में ही प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन अभी भी डिटेक्टिव जाकी को बहुत कुछ जानना बाकी था कि आखिर इन सब का मतलब क्या है और कौन ये सब कर रहा है। तब तक वो औरत भी यहाँ आ चुकी थी जिसका ये घर था और ये वही औरत थी जिसने केटी को किडनैप किया था और अब उसे शक भी हो जाता है कि कोई उसके घर में घुस चुका है। अब जैसे ही जाकी वहाँ से वापस ऊपर आती है वो औरत एक बड़ा चाकू लिए हुए उस पर हमला करने ही वाली थी लेकिन जाकी अपनी पिस्टल पहले से तानी हुई थी और वो तुरंत उस पर फायर कर देती है। वो औरत गिर जाती है। अब जाकी उससे पूछती है कि बताओ तुमने केटी के साथ क्या किया है। लेकिन तभी एक लड़की उसको बाहर से देख लेती है। जब उसको जाकी देखती है तो वो लड़की वहां से भागने लगती है और जाकी भी उसके पीछे लग जाती है। थोड़ी दूर तक भागने के बाद जाकी देखती है कि वो एक जगह से मिट्टी खोदकर कुछ निकाल रही थी। जाकी अब उस पर गनतान देती है और उससे पूछती है कि क्या तुम लैला खलील हो। वो हाँ में जवाब देती है जिससे डिटेक्टिव जाकी समझ जाती है कि ये वही लड़की है जिसने केटी को वो कार्ड भेजा था और अब यही बता सकती है कि केटी के साथ क्या हुआ है। उसके हाथ में एक बॉक्स था। जब जाकी उस
बॉक्स को खोलती है तो उसे उसमें एक VHS टेप मिलती है जिस पर केटी लिखा हुआ था। डिटेक्टिव जाकी अब उसे गिरफ्तार कर लेती है। इधर मॉड रात को वॉशरूम जाने के लिए उठती है, लेकिन वो सामने केटी वाले रूम से थोड़ी डर भी रही थी, इसलिए जल्दी से वॉशरूम करके आती है। तभी उसे केटी के रूम से उसकी फेवरेट सॉन्ग की आवाज आने लगती है जो कि केटी गा रही थी। वो अब केटी के रूम के पास जाती है और जो केटी के अंदर शैतान था वो केटी की आवाज में मॉड से बात करने लगता है। वो कहता है कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मैं तुमको टेस्ट करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वो अंदर से ही केटी के पैर को चाटने लगती है। मॉड अब डर कर भागने लगती है, लेकिन वो शैतान केटी की बॉडी को हवा में उठाने लगता है। अब ये होने के बाद से ही मॉड का बर्ताव बहुत अजीब हो चुका था, जैसे कि उस पर भी उस शैतान का असर थोड़ा थोड़ा होने लगा था। और वो स्कूल में भी अपने क्लास टीचर से बहुत ही बदतमीजी से बात कर रही थी और उन्हें गंदी नाली की चूहिया बोल रही थी और भी बहुत सारी गालियां दे रही थी, जिसकी शिकायत करने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल ने चार्ली को स्कूल बुलाया हुआ था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि रास्ते में आते वक्त भी मॉड बहुत बदतमीजी कर रही थी और अपने भाई को तो घंटा भी नहीं समझ रही थी। इधर कार्मेन फिर से केटी के लिए प्रेयर्स कर रही थी। तभी केटी के अंदर का शैतान अपनी हरकतें दिखाना शुरू करता है और कार्मेन की हवा टाइट करने लगता है। जब कार्मेन वहां से भागने की कोशिश करती है तो दरवाजा भी बंद हो जाता है और वो अचानक से कार्मेन के पीछे आ जाती है और उसे पटक कर उसकी नकली दांत बाहर निकाल देती है। अब वो शैतान कार्मेन की चैन से ही उसको हवा में टांग देता है और उसको विंडो से बाहर फेंक देता है। तब तक चार्ली भी मॉड और सेबेस्टियन को लेकर आ ही चुका था और कार्मेन सीधा उसकी गाड़ी की बोनट पर जाकर गिरती है और वहां पर कुछ कॉयोटीज भी आ चुके थे और कार्मेन की बॉडी को खाने लगते हैं, जिसे देखकर चार्ली, सेबेस्टियन और लारिसा का दिल दहल चुका था। लेकिन वही मॉड ये देखकर खूब हंसे जा रही थी। दूसरी तरफ डिटेक्टिव जाकी को जो VHS टेप मिली थी उसकी रिकॉर्डिंग जब वो देखती है तो उसे उसमें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अब उस लड़की लायला के पास गुस्से में आती है और उससे पूछती है कि बताओ क्या है ये सब, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी, पर वो अपनी जीभ दिखाती है जो कि कटी हुई थी। ये देखकर जाकी और भी हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि ये किसने किया तुम्हारे साथ, क्या उस औरत ने जो उस टेप में है? वो हाँ में सिर हिलाती है। फिर लायला मुश्किल से बताना शुरू करती है। वो कहती है कि एक बार मैंने अपनी माँ के सच को बताने की कोशिश की तो उन्होंने मेरी जीभ काट दी। फिर वो बताती है कि केटी हमेशा उस ताबूत में बंद रहने वाली थी, लेकिन हमारे इलाके में बाढ़ आने वाला था, इसलिए मेरे भाई को मजबूरन उसे वहां से दूसरे जगह पर ले जाना पड़ा। लेकिन रास्ते में प्लेन क्रैश हो गया। मतलब कि शुरुआत में जो फैमिली दिखी थी उसमें जो बच्ची थी वही लायला है और जो औरत थी वो उसकी माँ थी। इसके बाद वो आगे की चीजें पेपर पर लिखकर बताती है, जिसे पढ़कर जाकी अपना सिर पकड़ लेती है। वो तुरंत चार्ली को कॉल करके कहती है कि मुझे तुमसे मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे तुमको कुछ दिखाना है। इधर चार्ली के घर पर सभी लोग लारिसा की माँ कार्मेन की फ्यूनरल की तैयारी में लगे थे और कुछ रिश्तेदार भी आए थे और चार्ली और लारिसा ने उसको ऊपर के कमरे में अच्छे से बांधकर लॉक कर दिया था ताकि वो बाहर आकर गेस्ट्स के सामने कोई हंगामा न करने लग जाए। लेकिन केटी के अंदर जो शैतान था उसको वो कब तक कैद करके रख सकते थे। जब सेबेस्टियन केटी के रूम के पास जाता है तब केटी उससे बातें करने लगती है, लेकिन सेबेस्टियन अपने कान बंद कर लेता है और अपने हेडफोन्स में गाना सुनने की कोशिश करता है ताकि उसको केटी की बातें न सुनाई दे। लेकिन उसके हेडफोन में से केटी की आवाज आने लगती है जो कि एक मर्द की तरह आवाज थी, जो कि केटी के जरिए वो शैतान बोल रहा था। और यहीं से अब सेबेस्टियन पर भी उस शैतान का असर होने लगता है। यहाँ नीचे खाने की टेबल के पास मॉड बैठी थी और वो अपना दांत तोड़ने लगती है और दांतों में से निकल रहे खून को वो खाने की टेबल पर थूक देती है और धीरे धीरे करके वो अपने सभी दांत निकाल देती है और अपनी मरी हुई नानी की दांत को लगा लेती है और कोई नोटिस भी नहीं कर पाता है। फिर वो अपने दांत चार्ली और लारिसा को दिखाती है तो उनका बीपी एकदम से हाई हो जाता है। लेकिन उसके ठीक सामने ऊपर लकड़ी की बनी सीलिंग सड़कर गल चुकी थी क्योंकि केटी ने वहां पर उल्टी की थी और वहीं से केटी अब नीचे की ओर आने लगती है और ये सब उलूल जुलूल हरकतें वो शैतान ही मॉड से करवा रहा था ताकि सबका ध्यान भटक जाए और वो अपना काम मस्ती से करे। केटी अब सीधा सीलिंग पर चलते हुए ही कार्मेन के पास आ जाती है और उसकी बॉडी में से जूस निकालने लगती है। लेकिन तभी लारिसा देख लेती है और वो उसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन कार्मेन का ताबूत ही पलट जाता है और जो लिक्विड उसकी बॉडी में से निकल रहा था उसको केटी के जरिए वो शैतान पीने लगता है। इस लिक्विड को एम्बैमिंग फ्लूइड कहा जाता है जो कि शरीर को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए डेड बॉडी में भरा जाता है। और केटी वो लिक्विड इसलिए पी रही थी या फिर वो शैतान उससे पिलवा रहा था क्योंकि केटी की बॉडी उस शैतान की वजह से खराब हो रही थी और वो उसे खराब नहीं होने देना चाहता था। लेकिन केटी की इस हरकत को अब सारे गेस्ट्स ने देख लिया था और अब उनकी बीपी भी हाई होने लगी थी। अब रात हो चुकी थी और इस वक्त तक लारिसा को भी लगने लगा था कि केटी इस घर के लिए बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि उसने उसकी माँ का फ्यूनरल भी नहीं होने दिया। पूरे घर में मातम का माहौल छा चुका था। इधर सेबेस्टियन अपने रूम में बेड की लकड़ी पे मार मार कर अपना सिर फोड़ रहा था। दूसरी तरफ चार्ली केटी को व्हील चेयर से बांधकर उसके सामने बैठा हुआ था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी केटी उसके सामने ही व्हील चेयर को हवा में ऊपर नीचे करने लगती है, जिसे देखकर चार्ली के एक बार फिर से होश उड़ जाते हैं। लेकिन इसी वक्त पर डिटेक्टिव जाकी यहाँ पहुंच जाती है और वो अपने साथ वो
VHS टेप भी लाई हुई थी, जो कि अब केटी की सच्चाई सामने लाने वाला था। जाकी कहती है कि काश कि मुझे आपको ये टेप नहीं दिखानी पड़ती, लेकिन आपका जानना जरूरी है कि केटी के साथ क्या हुआ है। अब वो टेप को चालू कर देती है और उसमें चल रहे लैंग्वेज को ट्रांसलेट करती है। उस टेप में वही औरत थी जिसने केटी को किडनैप किया था। उसमें वो औरत बोल रही थी कि अब वक्त आ चुका है 82वें मम्मी बनाने की रस्म का। वो शैतान अब जगने वाला है और उसे एक नए शरीर में कैद करने की जरूरत है। वैसे तो कोई भी शरीर चल सकता है, लेकिन शरीर जितना नया हो उतना ही अच्छा, ताकि लंबे समय तक चले। और ये सब मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इस रस्म को सीख पाए कि किस तरह से इस शैतान को एक खोखले जिस्म से निकालकर एक नए जिस्म में डालना है और इस परंपरा को जारी रख पाए और नसमरेनियन की शैतानी पहुंच से हमेशा दूर रहे। अब वो औरत वो रिचुअल शुरू करने वाली थी और वहीं पर पहली बार वही 8 साल पुरानी केटी दिखती है, जिसे देखकर चार्ली और लारिसा रो पड़े। वो बार बार कह रही थी कि मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। इसके बाद वो औरत उस रस्म को शुरू करती है, लेकिन तभी चार्ली उस टेप को बंद कर देता है। वो रोते हुए कहता है कि मुझे इसके आगे नहीं जानना है, लेकिन लारिसा कहती है कि हमें जानना ही होगा कि हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है। अब वो फिर से टेप को चालू करती है। केटी उसमें काफी डरी हुई थी और रो रही थी। वहां पर उन सभी लोगों ने अपने चेहरे को ढक कर रखा था और अब वो लोग केटी को उस मम्मी के ठीक ऊपर लेकर आते हैं और वो औरत अब कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करती है और वो लगातार एक अजीब तरह का मंत्र बोले जा रही थी। तभी अचानक से उस पुराने मम्मी के मुंह में से कुछ काले रंग की चीज निकलकर केटी के अंदर चली जाती है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो लोग उसको वही पट्टियां उसके पूरे शरीर पर लपेटने लगते हैं जिस पर वो पुराने हायरेटिक मंत्र लिखे हुए थे, जिसके बारे में प्रोफेसर ने बताया था, ताकि उसके अंदर का शैतान हमेशा दफन ही रहे। ये सीन देखकर चार्ली और लारिसा का दिल थम चुका था और चार्ली बिल्कुल पत्थर बन चुका था। इधर केटी के अंदर का शैतान सेबेस्टियन से कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे मेरी पट्टियां हटाने में, और सेबेस्टियन उसकी पट्टियां हटाने लगता है। और ये वही मंत्र लिखी पट्टियां थीं जिसको शैतान को काबू में रखने के लिए लपेटा गया था। और शायद इसीलिए केटी के नाखून काटते वक्त जो थोड़ी सी पट्टी हट गई थी, तब से नसमरेनियन की ताकत थोड़ी बाहर आना शुरू हुई थी और केटी तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दी थी। लेकिन अब ये पट्टी पूरी तरह से हटने वाली थी और अब ये शैतान पूरी तरह से बाहर आने वाला था। इधर ये तीनों बैठे हुए थे, ऊपर से तोड़फोड़ की आवाज आने लगती है, लेकिन चार्ली अभी होश में ही नहीं था, इसलिए वो दोनों ऊपर चली जाती हैं। तभी चार्ली पीछे देखता है तो कार्मेन, जो कि मर चुकी थी, अब वो उस खाने की टेबल पर बुरी तरह से टूट पड़ी थी। वो ऐसे खा रही थी जैसे कई सालों से भूखी हो और अब वो चार्ली की तरफ देखती है और उसके पसीने छुड़ा देती है। इधर केटी की बॉडी पर वो शैतान अब पूरी तरह से हावी हो चुका था और उसके चारों तरफ एक तूफान भी बन रहा था। तभी चार्ली वहां पर आ जाता है और अब दरवाजा खुलता है और केटी सीधा चार्ली की तरफ दौड़ती है। वो चार्ली की बॉडी को नोच कर खाने लगती है और तो और लारिसा और जाकी को भी एक झटके में दूर फेंक देती है। फिर चार्ली का सिर फोड़ने लगती है। तब तक उसका बेटा सेबेस्टियन भी अपनी बेसबॉल बैट लेकर आ चुका था और अपनी माँ को ही मारने लगता है, लेकिन उसकी माँ के हाथ में जो सेडेटिव इंजेक्शन होता है वो उस पर लगा देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। मतलब अब पूरे घर में हड़कंप मचा हुआ था। तभी इधर कार्मेन आ जाती है और वो अपने मुंह से एक बिच्छू निकालकर जाकी के मुंह में डाल देती है और वो बिच्छू जाकी के गले में छेद भी कर चुका था, लेकिन जाकी उसको किसी तरह से बाहर निकाल लेती है। इधर केटी अब हाथ धोकर चार्ली की जान के पीछे पड़ चुकी थी, लेकिन तभी जाकी आकर दरवाजे को थोड़ी देर के लिए बंद रखती है और अब चार्ली उसको इशारे से कहता है कि वो वही मंत्रों को दोहराए जो कि वो औरत बोल रही थी नसमरेनियन को दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए। अब जाकी को वो मंत्र तो याद था क्योंकि उसने कई बार वो टेप देखा था। वो दरवाजा खोल देती है और केटी गुस्से में चार्ली के ऊपर टूट पड़ती है। जाकी अब वो मंत्र बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके गले में छेद हो जाने के कारण वो नहीं बोल पा रही थी। फिर भी वो गले में अपनी उंगली डालकर वो मंत्र बोलने लगती है और बार बार वो मंत्र बोलने से उसका असर होने लगता है, जिससे केटी की बॉडी में से वो नसमरेनियन निकलकर चार्ली की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। चार्ली वहीं बेहोश हो जाता है। इस तरह चार्ली खुद को सैक्रिफाइस करके अपनी बेटी को उस शैतान से आजाद करवा देता है और अब चार्ली के ऊपर से वो कलंक भी मिट जाता है कि उसने अपनी बेटी की जान नहीं बचाई थी। इसके बाद अब केटी भी नॉर्मल होने लगी थी और चार्ली को एक ताबूत में बंद कर दिया गया था, जिससे केटी अपनी मोर्स कोड में चार्ली से बात कर रही थी। सेबेस्टियन और मॉड भी अब नॉर्मल हो चुके थे और वो दोनों अपनी बहन केटी के साथ खेल रहे थे। इसके बाद एक दिन लारिसा जाकी से फोन पर चार्ली के बारे में बात करती है और वो दोनों मिलकर कुछ प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ वो औरत अभी भी जिंदा थी क्योंकि गोली उसकी बॉडी के पार हो गई थी और उसको एक वार्ड में बांध करके रखा गया था। वहीं पर लारिसा एक हाउसकीपर की ड्रेस में उसके पास आती है और उसको कोई इंजेक्शन लगा देती है। वो औरत उसको देखकर हैरान हो चुकी थी और अब उसकी बीपी लगती है और अब लारिसा कहती है कि क्या तुम्हें मेरी बेटी याद है? वो पूछ रही थी कि क्या तुम मेरी जादू देखोगी? इसके बाद वो लोग चार्ली को उस रूम में लेकर आते हैं और जाकी कहती है कि अब तक तो तुम समझ ही चुकी होगी कि क्या होने वाला है। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और कहानी के साथ।